अपने को दिखते हैं। देखा क्या किसी ने कल वेनस? दिखा ना। हाँ, तो अपने को 2 या 3 इस तरह के प्लैनेट्स दिखते हैं। प्लैनेट्स मतलब ग्रह मतलब जो चक्कर लगाते हैं। हाँ, तो वो दिखते हैं। और एस्टेरॉइड्स तो दिखेंगे नहीं, वो तो छोटे होते हैं ना। वो तो 10 केजी के 10 किलोमीटर तो बहुत हो गया, 5 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, 100 मीटर ऐसे एस्टेरॉइड्स होते हैं। वो तो अपने को दिखने का सवाल ही नहीं है। और उसके अलावा जितने दिखते हैं आसमान में टिम 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 टिम, वो सब स्टार्स कहलाते हैं, है ना? तारे कहलाते हैं। उनको तारे कहते हैं, स्टार्स होते हैं। प्लैनेट्स तो जैसे अपनी धरती है, घूमती रहती है, वैसे ही वो भी प्लैनेट्स घूमते रहते हैं। वेनस है, जुपिटर है, सब घूमते रहते हैं। स्टार्स जो होते हैं, अपना जो स्टार है ना, वो सूरज है। सूरज स्टार है। आपने एक सुना है, दिन में तारे देखना? क्या मतलब होता है? सूरज अरे नहीं दिन में तारे देखना हिंदी भाषा में एक मुहावरा है। दिन में तारे देखने का मतलब इतना कठिन जो हो ही नहीं सकता है ऐसा काम। दिन में तारे दिखने लगे मतलब इतना परेशान हो गए, करते करते हुआ नहीं कुछ भी, एकदम दुखी हो गए, तो उसको कहते हैं दिन में तारे दिखना। लेकिन हम दिन में तारा देखते हैं, तारे तो नहीं देखते हैं लेकिन तारा देखते हैं, एक देखते हैं। सूरज जो है वो तारा है। तो जैसे सूरज अपना तारा है और ये बाकी धरती और ये सब उसके चारों बगल घूमते हैं। चंद्रमा जो है वो घूमता है। अच्छा, चंद्रमा किसके चारों बगल घूमता है? सूरज के? नहीं, घूमता है ना। वो तो पृथ्वी के साथ लगा हुआ है, उसी के आसपास घूमना है उसको, उसके साथ ही साथ रहना है ना उसको। जहां वो धरती जाएगी वहां वहां वो चंद्रमा भी साथ में चलेगा, उसके ऐसे घूमता रहेगा। लेकिन जहां जहां ऐसे धरती ये सूरज के चारों बगल ऐसे ऐसे जा रही है, तो साथ में चंद्रमा भी तो ऐसे ऐसे जा रहा है ना? तो चंद्रमा भी सूरज का चक्कर काटता है। तो ये है। इसी प्रकार से इसमें फर्क क्या है? धरती चंद्रमा में और सूरज में फर्क क्या है? धरती चमकती नहीं है अपने से। धरती में कोई बल्ब नहीं लगाए, धरती में से रोशनी नहीं निकलती है। धरती में से नहीं निकलती ना रोशनी, धरती में से रोशनी नहीं निकलती है, सूरज में से निकलती है। तो जिसमें से रोशनी निकलती है ना, वो कहलाते हैं तारे, स्टार। और जिसमें से रोशनी नहीं निकलती है वो तारे नहीं है। चंद्रमा अपना तारा है कि नहीं? नहीं है ना। चंद्रमा में से रोशनी चमकता कैसे है? सूरज की रोशनी उस पर पड़ती है, फिर वापस आती है तो वो चमकता है। जैसे सूरज की रोशनी इस मकान पे पड़ती है, वापस आती है तो हमें मकान दिखता है। और सूरज की रोशनी नहीं रहती है, अंधेरा रहता है तो हमें मकान नहीं दिखता। वैसे ही सूरज की रोशनी चंद्रमा पे पड़ती है, वहां से आती है तो हमें चंद्रमा दिखता है। तो वो सूरज की रोशनी से चमकता है, अपनी रोशनी से नहीं पैदा, अपनी रोशनी पैदा नहीं करता। तो तारे वो होते हैं जो अपनी रोशनी पैदा करते हैं। और बहुत सारे तारे हैं, बहुत सारे, गिनती नहीं कर पाओगे इतने तारा। कुछ भी बोल दो तुम, करोड़, अरब, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, कुछ भी बोल दो, तारों की संख्या उनसे बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा है। लेकिन हम लोग जो है जब आसमान में देखते हैं तो अब यहाँ तो बहुत हवा के कारण से नहीं दिखता है। कल हम बात कर रहे थे, तारे बहुत कम दिखते हैं। लेकिन जहाँ से दिखेंगे भी वो हम लोग कुछ 300-400 तारे देखते होंगे, उसके आगे के हम देखते नहीं। क्यों? बहुत दूर है, बहुत दूर है। जितने तारे हैं वो बहुत दूर है, बड़े बड़े हैं। सूरज से तो छोटा शायद ही कोई हो, बहुत कम है जो सूरज से छोटे हैं। सब सूरज से बड़े बड़े हैं, सूरज जितने। लेकिन वो दूर इतने ज्यादा हैं कि उनकी रोशनी इतनी दूर आते आते बहुत कम हो जाती है, इसलिए वो हमें दिखते नहीं है। 300-400 दिखते, लेकिन जो दिखते हैं वो कितनी दूर है वो आपको बताएं। जो सबसे नजदीक का तारा है अपना सूरज के अलावा,
जो सबसे नजदीक का तारा है, वहां से रोशनी को धरती तक आने में 4.5 बरस लगते हैं। और जो रोशनी होती है वो 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर चलती है। 1 सेकेंड में, हाँ, 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर चलती है। आप सोच लो कितना होता है 3 लाख। हाँ, 10-15 लाख, 10-15 किलोमीटर तो ये अपना मोती झील, रावतपुर, ये सब आ जाएगा। 100 किलोमीटर करोगे तो लखनऊ आ जाएगा। 500 किलोमीटर करोगे तो दिल्ली आ जाएगी। अमेरिका चले जाओ तो वो भी कितना है, वो जो कुछ 5-6 हजार किलोमीटर में अमेरिका आ जाएगा। कितना है, 12,000 किलोमीटर। 12,000 किलोमीटर चलोगे तो दूर है थोड़ा, उधर से घूम के जाना है तो थोड़ा सा 1000 में रहेगा सारा। कहीं से कहीं जाओ धरती में, कहीं से 1000 में रहेगा। ये रोशनी 1 सेकेंड में कितना चलती है? 3 लाख किलोमीटर चलती है। और सूरज से धरती को यहां तक आने में 500 सेकंड लगते हैं। 500 सेकंड। 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर चलना है। 500 सेकंड चलती है तब धरती पे रोशनी पहुंचती है सूरज की। को आप गुना करोगे तो देखोगे 15 करोड़ किलोमीटर आ जाएगा उसकी दूरी सूरज की हमसे। और जो सबसे नजदीक का अपना दूसरा तारा है अगला सूरज के बाद, वहां से आने में 4.5 बरस लगते हैं। वर्ष, ईयर्स, 4.5 ईयर्स। एक ईयर में, एक वर्ष में कितने दिन होते हैं? 365। और एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 तो आप सोच लो एक साल में कितने घंटे हो गए? 365 इंटू 24, इतने घंटे हो गए। और एक घंटे में कितने सेकंड होते हैं? 60। अरे क्या बात करते हो? एक घंटे में कितने सेकंड होते हैं? एक घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60। और एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं? तो एक घंटे में कितने सेकंड हुए? 3600 है ना? एक घंटे में 60 सेकंड्स होते हैं और 60 मिनट्स होते हैं। और एक मिनट में फिर 60 सेकंड होते हैं। तो इसलिए एक घंटे में ये मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको 3600 सेकंड होते हैं। और एक साल में, एक वर्ष में, एक साल में 365 दिन। और एक दिन में 24 घंटे। और फिर एक घंटे में 60 मिनट, फिर एक मिनट में 60 सेकंड, एक घंटे में इतने सेकंड। तो सोच लो 24 घंटे में कितने हुए? एक दिन में उतने सेकंड। और एक साल में कितने सेकंड हुए? और 365 से और मल्टीप्लाई करो और इतना हो जाएगा। और 4.5 से और मल्टीप्लाई करो, उतना समय लगता है। उतनी दूर है वो सबसे नजदीक वाला है। और जो और दिखते हैं आंख से, बिना किसी टेलीस्कोप वगैरह के जो दिखते हैं, कोई 200 साल लगते हैं वहां से रोशनी को यहां तक आने में। किसी को 600 साल लगते हैं, वो भी दिख जाते हैं। सोचो कितने बड़े होंगे, कितने बड़े होंगे। इतनी दूर से आ रहे तब भी वो दिख जाते हैं। और कितनी रोशनी निकाल रहे होंगे। इतनी दूर से आते आते भी इतनी रोशनी बच जाती है कि हमें दिखने लगता है। तो ऐसे बहुत सारे तारे हैं संसार में। बनते कैसे? यही प्रश्न है, ये तारे बनते कैसे? धरती तारा क्यों नहीं है? सूरज तारा क्यों है? क्या है कि पूरे संसार में ये धरती और ये सूरज, इनके बाद तो बहुत सारी जगह बीच में खाली पड़ी है ना। बहुत सारी जगह बीच में खाली पड़ी है। जितनी खाली पड़ी जगह होती है, जितनी भी, एक तारा है, फिर बहुत दूर के बाद दूसरा तारा है, बीच में बहुत सारी जगह खाली है।
वो जितनी खाली जगह होती है वो सब दुनिया भर में हाइड्रोजन नाम की गैस भरी पड़ी है उसमें। नाम सुना है आपने हाइड्रोजन का? हाइड्रोजन एक गैस होती है, जैसे ऑक्सीजन एक गैस होती है, हाइड्रोजन भी एक गैस होती है। और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिला करके, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के कुछ बनता है जो हम लोग रोज अपने पेट में डालते हैं। नाइट्रोजन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल करके कुछ बनाते हैं जिसको हम रोजाना सभी लोग अपने पेट में डालते रहते हैं। हाँ, वाटर पानी। हाँ, पानी जो हम पीते हैं ना उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये मिलकर के बनता है। ये सब अलग अलग तरह की गैसें हैं, ये भी गैस है, और ये दोनों ही मिलकर के बनाते हैं पानी। और वो पानी हम इधर रहते ना, पेट में डालते रहते हैं ना, पहले मुंह में डालते हैं, फिर मुंह गले में जाता है, फिर गले से पेट में जाता है। तो ये हाइड्रोजन हमें ऐसे नहीं मिलेगी। ऑक्सीजन तो है हवा में, लेकिन हाइड्रोजन हवा में ऐसे नहीं है। लेकिन पानी के अंदर घुसी हुई हाइड्रोजन हमारे सामने हमेशा रहती है ना। हम नहाते हैं, हम कपड़े धोते हैं, हम नदी में जाते हैं, हम खेती करते हैं, सब पानी जो है उसमें बहुत सारा हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। ठीक है, तो अपने सारी जिसको हम खाली जगह कहते हैं, एक तारा इधर है, फिर बहुत दूर पे दूसरा तारा है, इस तारे के आसपास कुछ ग्रह हैं, उस तारे के आसपास कुछ ग्रह हैं, बीच में बहुत सारी जगह खाली पड़ी है। वो खाली जगह में ये हाइड्रोजन भरा पड़ा है और थोड़ा सा हीलियम भरा पड़ा है और थोड़ा सा हीलियम भरा पड़ा है। बस पड़ा है और कुछ नहीं कर रहा है, पड़ा ही है। ये करीब 75% और ये करीब 25% और मामूली कुछ और चीजें भी पड़ी है, लेकिन बहुत बहुत मामूली है वो, थोड़ी सी। ऐसे सब जगह भरा पड़ा है और ये सब घूमता, गैस है ना, तो गैस तो घूमती रहेगी। गैस इधर से उधर, उधर से उधर, उधर से उधर। बर्तन तो कोई है नहीं उसका कि भाई वहीं तक जाना है, उसके इधर वापस आ जाओ, तुम्हारा ढक्कन बंद है। ये कोई बाउंड्री नहीं है, कोई उसका कंटेनर नहीं है, कोई उसका बर्तन नहीं है। तो ये पूरी हाइड्रोजन और हीलियम जो है इधर उधर घूमती रहती है। तो कभी कभी ऐसे होता है कि वो थोड़ा नजदीक नजदीक आ जाते हैं घूमते घूमते। तो कभी नजदीक आ जाते हैं तो फिर एक दूसरे को अट्रैक्ट करना शुरू करते हैं। दुनिया में हर चीज एक दूसरे को मैंने अपनी तरफ खींचती है, अपनी तरफ फोर्स लगाती है। हम इसको गिराएंगे तो किधर जाएगा? नीचे, क्योंकि ग्रेविटी अट्रैक्ट कर रही है। ये जो धरती है वो इसको अट्रैक्ट कर रही है, और ये भी धरती को अट्रैक्ट कर रहा है क्या? ये चौक धरती को अट्रैक्ट कर रहा है क्या? और जब तक नहीं गिरी, अच्छा अभी हमने पकड़ा हुआ है, अभी तो ये नहीं गिर रही है ना, धरती इसको अट्रैक्ट कर रही है क्या? कर रही तभी हमें पकड़ना पड़ रहा है। अगर ना करती तो हम छोड़ देते तो यहीं रहती। धरती अभी भी इसको अट्रैक्ट कर रही, उसी के कारण से गिरेगा अगर छोड़ेंगे तो, है ना। उसी तरह से जब जैसे धरती इसको अट्रैक्ट करती है, चाहे ये पड़ा रहे चाहे ये गिरता रहे, वो तो पहचान है ना। देखो गिर रहा है, ये इस बात की पहचान है वो अच्छा अट्रैक्ट कर रही है, लेकिन अट्रैक्ट कर रही है जब नहीं गिर रहा है तब भी अट्रैक्ट कर रही है, ऊपर जा रहा है तब भी अट्रैक्ट कर रही है, नीचे जा रहा है तब भी अट्रैक्ट कर रही है, हमेशा। उसी तरह से ये भी धरती को अट्रैक्ट करता है, लेकिन ये तो नीचे जाता दिखता है, धरती ऊपर आती तो दिखती नहीं है। हाँ, क्योंकि धरती बहुत भारी है और ये फोर्स तो उतना ही लगा रहा है जितना वो इसको अट्रैक्ट कर रहा है, उतना ही ये धरती को अट्रैक्ट कर रहा है। उतने फोर्स से इतना हल्का सा चौक तो अपना दिखाई पड़ता है कि वो चला गया, लेकिन उतनी बड़ी धरती जो है उसको उतने फोर्स से कुछ होना जाना है नहीं, तो वो दिखती नहीं है कि ऊपर आ रही है।
के साथ साथ दुनिया में हर चीज एक दूसरे को। तो जब ये हाइड्रोजन के जो और हीलियम ये सब के पार्टिकल्स जो हैं दूर दूर हैं एक दूसरे से, तब ज़्यादा अट्रैक्शन नहीं हो रहा है। लेकिन कभी चलते फिरते ऐसा वैसे होते हुए थोड़ा नज़दीक आ गए तो अट्रैक्शन के कारण से और नज़दीक आते हैं, फिर और नज़दीक आते हैं, फिर और नज़दीक आते हैं, फिर और नज़दीक आते हैं, आते आते बहुत नज़दीक होते जाते हैं, बहुत नज़दीक होते जाते हैं, बहुत नज़दीक। और जैसे जैसे वो नज़दीक आते जाते हैं वैसे वैसे उनको वो गर्म भी होते जाते हैं। फिर आपस में टक्कर बढ़ जाती है ना, जब पास पास हो गए तो टक्कर बढ़ जाती है तो गर्म हो जाते हैं, तो गर्म होने लगते हैं। अब गर्म होते होते कभी कभी ऐसा होता है इतना गर्म हो जाते हैं, जैसे अपना सूरज 4.5 बिलियन ईयर पहले बना था, तो उसके पहले ऐसे ही था, फैला हुआ हाइड्रोजन, फैला हुआ हीलियम, नजदीक आते 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 गर्म होते 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 उसके अंदर का जो टेम्परेचर है ना वो 1 करोड़ डिग्री, 1.5 करोड़ डिग्री के करीब हो गया। करोड़ डिग्री हम लोग लगाते हैं तो कितने डिग्री आता है, थर्मामीटर लगाते हैं तो हाँ 100 डिग्री कहते हैं ना, 98, 100 होता है तो बुखार हो जाता है, हाँ 100 होता है तो बुखार हो गया, 102 हो गया तो बहुत ज्यादा बुखार हो गया, 103 हो गया तो बहुत तेज बुखार हो गया, 100 डिग्री कहते हैं। ये जो है सो 1.5 करोड़ डिग्री, वो भी दूसरी यूनिट जिसमें हम 1.5 करोड़ कह रहे हैं, उसमें यहां लगाओगे अपने इसमें तो 37 डिग्री आएगा। उसको कहते हैं सेल्सियस। थर्मामीटर अगर लगाओगे, हाँ तो हमारे यहाँ लैब में जो थर्मामीटर है, भैया से बोलना दिखाने के लिए, जो लैब में हमारे यहाँ थर्मामीटर है इतना बड़ा, घर में जो थर्मामीटर होता है कितना बड़ा होता है, हाँ इतना सा होता है। लैब में जो थर्मामीटर होता है इतना बड़ा होता है। इतने बड़े थर्मामीटर से, लैब थर्मामीटर से जब नापते हैं तो उसमें जो लाइनें पड़ी रहती है ना वो सेल्सियस में लिखी होती है। जैसे लेंथ नापते हैं इंच में नापते और सेंटीमीटर में भी नापते हैं। इंच में नापोगे तो मान लो तुमको 6 इंच मिला, और उसी को सेंटीमीटर में नापेंगे तो कितने सेंटीमीटर मिलता है। हमारे पास है ना 6 इंच वाला स्केल, उधर सेंटीमीटर भी लिखा रहता है। कहां तक रहता है लिखा हुआ 15, हाँ। तो उसी लंबाई को अगर इंच में नापोगे तो 6 इंच, और सेंटीमीटर में नापोगे तो 15 सेंटीमीटर। तो अलग अलग तरह से नापते हैं लंबाई को। इंच में भी नाप सकते हो, सेंटीमीटर में भी नाप सकते हो, मीटर में नाप सकते हो, किलोमीटर में नाप सकते हो, तो अलग अलग नंबर आएगा, है ना। इसी तरीके से यहाँ पे ये जो हम कह रहे हैं आपको 1.5 करोड़ क्या, तो डिग्री सेल्सियस ऐसे लिखते हैं। ये छोटा सा ऊपर में जो गोल बनाते हैं इसको बोलते हैं डिग्री, पढ़ते हैं इसको डिग्री, और इसको पढ़ते हैं सेल्सियस। ये जो सी लिखा है बड़ा सा उसको पढ़ते हैं सेल्सियस। और इतना गर्म अगर हो गया, और कितना हाइड्रोजन चाहिए उसके अनुसार है, थोड़ा सा हाइड्रोजन होगा तो इतना गर्म कभी नहीं होगा। बहुत सारा हाइड्रोजन आकर के जब अंदर घुसेगा और एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा तभी इतना बड़ा टेम्परेचर हो सकता है। तो उतना था अपना, अभी जो सूरज है वो उतना था उसमें हाइड्रोजन और हीलियम कि उसने इतना टेम्परेचर बना दिया भीतर में। इतना टेम्परेचर जब बन जाता है, ये मान लो तुम्हारा ये सब है हाइड्रोजन और हीलियम वगैरह है, नजदीक आते 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 इतनी दूर के अंदर में है, ऐसे ये सब है। और यहाँ पर अंदर वाले तो ज्यादा और नजदीक आ जाएंगे ना। यहाँ पे टेम्परेचर हो जाता है ये 1.5 करोड़ का, इतनी दूर में। इसको बोलते हैं कोर, CORE। क्या पढ़ते हैं, कोर। कोरेन मत पढ़ लेना, ई लगा हुआ है, कोर पढ़ते हैं इसको, ठीक है। तो उतना जब टेम्परेचर हो जाता है तब क्या होता है कि हाइड्रोजन
जो हीलियम से भी हल्का होता है। हाइड्रोजन आपस में मिल मिल करके हीलियम बनाने लगता है। हाइड्रोजन आपस में मिल मिल करके हीलियम बनाने लगता है, और वो जब बनाता है तब उसमें से फिर एनर्जी निकलती है। हाँ, जिस समय हाइड्रोजन से हीलियम बना तो जो बनने की प्रक्रिया है ना, उसमें ऊर्जा निकलती है, एनर्जी निकलती है। कुछ छोटे मोटे पार्टिकल्स भी साथ में बन जाते हैं। वो छोटे मोटे पार्टिकल खूब सारी ऊर्जा लेकर, खूब सारी स्पीड लेकर के चलना शुरू करते हैं, धर 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 धर। तो कोई गर्म चीज अगर होगी तो धीरे धीरे ठंडी हो जाती है ना। मेरा सूरज ठंडा नहीं हो रहा है, वो 1.5 करोड़ का टेम्परेचर बना हुआ है उसका भीतर में, कोर में, वो ठंडा नहीं हो रहा है। क्यों नहीं ठंडा हो रहा है? होना चाहिए था और होता भी है, लेकिन नया नया उसको और हीट बन जा रही है। हाइड्रोजन के हीलियम बनने से, हाइड्रोजन के हीलियम बनने से नई एनर्जी पैदा हो रही है। तो जितना उसको ठंडा होना चाहिए उतना नई एनर्जी बनती जा रही है। तो जैसा का तैसा है, जैसा कल था वैसा ही आज है, वैसा ही कल रहेगा। गर्म दूध आज रख करके देख लो, सुबह जाओ तो पूरा ठंडा मिलेगा, लेकिन ये ठंडा नहीं मिलेगा। ये जैसा कल था वैसा आज है, वैसा कल रहेगा। जैसा 10 बरस पहले था, जैसा 100 बरस पहले था, जैसा 1000 बरस पहले था, वैसा ही आज भी है, और ये वैसा ही रहने वाला भी है, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन का हीलियम बन रहा है। अगर उतना हाइड्रोजन नहीं होगा कि इतना ज्यादा टेम्परेचर ला सके, तो हाइड्रोजन का हीलियम नहीं बनेगा, तो उसका तारा नहीं बनेगा, वो फिर बिखर जाएगा। फिर अपने चल रही है ना, हवा चल रही है, गैस है, आए थे नजदीक चले गए दूर, तो उनका ऐसे हो जाएगा, होता रहता है। लेकिन कहीं कहीं पर बहुत सारा हाइड्रोजन हीलियम जब एक साथ आकर के मिलने लगता है तो तारा बनने लगता है। अगर अंदर में गर्म होना शुरू हो गया तो तारा बनने की प्रक्रिया शुरू हो गई, चालू हो गई, प्रोसेस चालू हो गई। और अगर इतना हो गया, इतना गर्म हो गया कि हाइड्रोजन का हीलियम बनना शुरू हो जाए, तब वो तारा है, तब वो तारा है, तब वो अपनी रोशनी पैदा कर रहा है। हाइड्रोजन से हीलियम बन रही है, साथ में ये रोशनी निकल रही है, साथ में ऊर्जा निकल रही है, एनर्जी निकल रही है, उसी से वो चमक रहा है, और वो रहेगा, मेंटेन रहेगा। हमें इतना सारा रोशनी देता है सूरज, तो उसको ठंडा होना चाहिए था। इतना सारा हमें दे रहा है ना, जैसे बाकी चीजें ठंडी होती हैं गर्म, उसको भी होना चाहिए था, लेकिन वो नहीं होता है, क्योंकि वो गैस जल रही है ना अभी। जितना इधर ठंडा हो रहा है, हाँ भगोने में पानी लग रख दो तो ऊपर से तो ठंडा ही होगा ना, हवा में जहाँ खुला हुआ है, लेकिन नीचे से गैस भी चल रही है, तो फिर उतना ही बना रहता है। तो इस तरीके से ये है, लेकिन इसका जो बाहर वाला हिस्सा है वो 1.5 करोड़ पे नहीं है, अंदर में हाइड्रोजन का हीलियम यहाँ बन रहा है, यहाँ नहीं बन रहा है। यहाँ वाला हाइड्रोजन अभी उतना नजदीक नहीं है, तो लेकिन तब भी गर्म है। तो इतनी दूर आते आते यहाँ का जो टेम्परेचर है वो करीब 5500 डिग्री सेल्सियस रह जाता है यहाँ पे। अब ये बताओ, हम जो सूरज देखते हैं कैसा देखते हैं? गोल गोल देखते हैं ना, ऐसा ऐसा देखते हैं, ऐसा दिखता है। अब ये जिसको हम देख रहे हैं, जिस सूरज को जो दिखाई मुझे पड़ रहा है, यहाँ का टेम्परेचर कितना है? 1.5 करोड़। और यहाँ कितना है? 55 नहीं नहीं। और यहाँ कितना है? नहीं। 1.5 करोड़ ही रहेगा, बीच में बाहर मतलब अलग होता है। एक बॉल चाहिए, एक बॉल चाहिए। सामने वाला तो 55 से अंदर 1.5। हाँ, अंदर थोड़ी दिख रहा है तुम्हें, वो तो जो इतना बड़ा सूरज है, तुम तो बाहरी सतह देख रहे हो ना। तो पूरी बाहरी सतह जो है, वो पूरी बाहरी सतह ये हाँ, ये 5500 पर है, और हम ये देख रहे हैं, हम ये देख रहे हैं, इतने को देख रहे हैं हम। अगर वहां से देख रहे हैं तो इतना हमें दिख रहा है, ये नहीं दिख रहा है,
ये कौन देख रहा है? पीछे वाले पीछे, अगर अगर कोई है इधर तो क्योंकि धरती है और सूरज है, तो सूरज मान लो यहाँ पर है, तो इसी आदमी को दिखेगा, इसी आदमी को दिखेगा। धरती में यहाँ जो खड़ा है उसको थोड़ी सूरज दिखेगा, इसके लिए रात है, इसके लिए दिन है। तो जिसके लिए दिन रहेगा उसी को दिखेगा, लेकिन जिसको भी दिखेगा उसको यही चीज दिखेगी ना, इसके भीतर में कहाँ है वो तो दिखना नहीं वाला। तो ये पूरा 5500 वाला है, ठीक है, ओके गुड। तो बात आ गई, कैसे बनता है स्टार, कैसे बनता है सूरज? तो स्टार ने शेप कैसे ले लिया? गोल गोल, वो स्टार गोल तो नहीं। गोल है, गोल ही होता है, सारे स्टार गोल होते हैं। हम लोग जो ड्राइंग में बनाते हैं ना, ऐसा वाला स्टार ऐसा नहीं होता है, स्टार गोल होते हैं, सारे स्टार गोल होते हैं। केवल उसकी लाइट दिखती है हमको ऐसे। हाँ उसकी लाइट हाँ ऐसी नहीं होती है। हाँ, उसकी लाइट दिखती है थोड़ी, वो कोने कोने के ऐसे चमक और झिलमिल करती रहती है। वो इसलिए कि स्टार से अगर चलती है ना और ये पहुंचती है दूर तक, यहाँ तक धरती तक, या धरती है यहाँ तक पहुंचती है, तो बीच में बहुत सारी हवा है। उस हवा में से जब गुजरती है लाइट, तो कभी इधर कभी उधर ऐसे टेढ़ी मेढ़ी होती हो जाती है। हवा में से जब गुजरती है, और हवा भी तो फिक्स नहीं है ना, वो तो इधर की आ गई उधर की आ गई, कभी यहाँ ज्यादा हवा है इतनी दूर में, कभी कम हवा है, तो उसमें वो उसका रास्ता थोड़ा इधर उधर बदलता रहता है। इसीलिए वो हमें कभी थोड़ा इधर से दिखेगा, कभी उधर से दिखेगा, कभी इधर से दिखेगा, तो वैसा अलग से दिखता है। सूरज में रात कैसे हो जाती है? सूरज में रात होती नहीं है। जैसे गोल सूरज है, हाँ आपने कहा इधर से अगर अर्थ से देखा जाएगा हाँ तो इधर साइड, मतलब इधर साइड दिन रहेगा, हाँ और पीछे साइड रात कैसे हो जाएगा? हाँ हाँ, ये देखो, ये है ना, एक और बॉल रहे हैं क्या? चलो इसी को बॉल मान लो आप, इसी को आप बॉल मान लो। ये धरती है, ये धरती है, और ये सूरज है। अब ये ऐसे ही गोल गोल धरती है। अब जो बंदा यहाँ खड़ा है, जो बंदा यहाँ खड़ा है, ये रोशनी उसको आकर के आंख में पड़ेगी। जो बंदा यहाँ खड़ा है वो क्या करेगा? उसको तो नहीं दिखेगी। ये रोशनी यहाँ आके तो पड़ी, यहाँ नहीं पड़ी ना, तो ये कहेगा कि रात हो गई, है ना। ये देखो, ये जो स्माइल कर रहा है, इसके लिए दिन है, क्योंकि ये रोशनी यहाँ से चलेगी तो यहाँ पहुंच जाएगी, लेकिन यहाँ कोई रोशनी नहीं पहुंचेगी। रोशनी सीधी रेखा में चलती है ना, तो यहाँ से चल करके ऐसे चल के ऐसे चली जाएगी, इधर से जाएगी तो यहाँ से ऐसे चली जाएगी, इधर जो पड़ेगी वो इसके अंदर घुस करके बाहर निकलेगी नहीं। शीशे का नहीं है ना, धरती अगर शीशे की होती तो इधर से रोशनी घुस के इधर से निकलती, तो इसको भी मिल जाती, इसको भी रोशनी दिख जाती। लेकिन धरती तो शीशे की है नहीं, धरती तो मिट्टी की है, चट्टान की है, रॉक्स हैं उसके अंदर में, पत्थर हैं उसके अंदर में, पानी है उसके अंदर में और भी बहुत सारी चीजें हैं, लोहा है, सबसे अंदर में लोहा है, हाँ गोल्ड डायमंड्स वगैरह है आसपास, तो बहुत सारी चीजें। इसको रात नजर आएगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि इतना अभागा नहीं है कि इसको हमेशा रात ही नजर आएगी। ये धरती ऐसे घूमती है तो इसकी रात हो जाती है और इसका दिन हो जाता है। ठीक है। बहुत बार क्या होता है, तारे की और भी आगे कहानी है। ये जितना हाइड्रोजन इसको वहां पे था, जितनी दूर में 1.5 करोड़ वाला टेम्परेचर है, वो सारा हाइड्रोजन अगर पूरा का पूरा हीलियम में बदल जाए, अब हाइड्रोजन ही नहीं बचा, तो प्रॉब्लम हो सकती है ना। हो सकती है ना। टेम्परेचर है लेकिन पूरा का पूरा हाइड्रोजन तो बदल गया हीलियम में। तो अगर बहुत बड़ा सा स्टार होगा, जैसे अपना सूरज भी है, बड़ा है उस हिसाब से, तो क्या होता है, अब वो हीलियम जुड़ने लगते हैं। हाइड्रोजन जुड़ के हीलियम बने थे, अभी भी टेम्परेचर हाई है वहां पे,
वो हीलियम जुड़ के कार्बन बनने लगते हैं। अपने सूरज में ये होने वाला है। इसका हीलियम जब, इसका हाइड्रोजन जब खत्म हो जाएगा तो इसका हीलियम जो है वो अभी अभी और चमकेगा। ये अभी जब वो खत्म होने के बाद भी चमकेगा, क्योंकि हीलियम भी जुड़ करके कार्बन बनने लगेगा। लेकिन इतना बड़ा नहीं है सूरज कि जब हीलियम खत्म हो जाएगा तो कार्बन भी जुड़ के कुछ और बनाए आगे। इतना बड़ा अपना सूरज नहीं है। उसके बाद इसकी भट्टी ठंडी हो जाएगी, अब ये शांत हो जाएगा, अब नई ऊर्जा उत्पन्न नहीं होगी। और जो है वो तो गर्म है, तो बाहर ऊर्जा तो जाएगी। जब तक गर्म है तब तक वो ठंडा तो होगा ही। बाहर ऊर्जा दे करके होते होते बिल्कुल ठंडा हो जाएगा। ठंडा हो गया, चमकना बंद, कहीं पड़ा रहेगा आसमान में। लेकिन ये कब होने वाला है? जितना सूरज अभी जन्म से और अभी तक जितना साल रह चुका है, कितना 4.5 बिलियन ईयर्स, अरब, 4.5 अरब साल। अभी करीब करीब 5 अरब साल दूर है इसकी दुर्गति होना। 5 अरब साल अभी ऐसे ही चलेगा। उसके बाद इसका चमकना बंद होगा। उसके बाद ये तारा नहीं रह जाएगा, इसको तारा बोलेंगे भी नहीं। लेकिन और बड़े बड़े जो इससे भी और बड़े बड़े स्टार होते हैं, फिर वो कार्बन का भी मिलकर के कुछ बनता है, वो भी होता है। वो लोग और ज्यादा समय तक वो करते हैं, जीवित नहीं रहते हैं वो, क्योंकि वो इतने बड़े हैं कि ये प्रक्रिया बहुत तेज होती है। हाइड्रोजन से हीलियम बनने की प्रक्रिया बहुत जल्दी जल्दी होती है। ढेर सारा सूरज में जितना बनेगा उससे ज्यादा उस बड़े वाले में बनेगा। लेकिन वो ज्यादा बनना भी इसकी अपेक्षा जल्दी हो जाएगा, चुटकियों में हो जाएगा। तो जितना मोटा उतना जल्दी मरेगा। है बहुत मोटा, वो बहुत कुछ करेगा। हीलियम, हाइड्रोजन का हीलियम भी बनाएगा, हीलियम का कार्बन भी बनाएगा, और फिर कार्बन का भी मिलकर के पता नहीं क्या क्या आगे बनाने वाला है। लेकिन सारे धंधे जो हमारा सूरज नहीं कर सकता है वो करेगा। लेकिन वो करके भी हो सकता है 1-2 अरब साल के अंदर में उसकी इतिश्री हो जाए, राम नाम सत्य हो जाए। हमारा सूरज धीरे धीरे काम कर रहा है, धीरे धीरे काम कर रहा है। छोटा है लेकिन आराम आराम से काम कर रहा है। मेरे हाइड्रोजन को ही खत्म करने में 10 अरब साल लग जाएंगे इसको। तो जितना ज्यादा बड़ा स्टार होगा उसकी जिंदगी उतनी कम होगी, और छोटा स्टार होगा तो उसकी जिंदगी बड़ा, और बहुत छोटा होगा तो स्टार बनेगा ही नहीं वो। हाँ, बहुत छोटा होगा स्टार बनेगा ही नहीं, फिर उसमें शुरू ही नहीं होगी, धंधे ही शुरू नहीं होंगे उसके अंदर में। है तो जितने अपने को तारे दिखते हैं ना, बड़े बड़े तारे जो बहुत दूर दूर के हैं, और उससे भी बड़े तारे जो और भी दूर हैं, उससे बड़े हो या उससे छोटे भी हो सकते हैं, लेकिन उससे भी दूर हैं जो हमें नहीं दिखते हैं, वो सारे तारे ऐसे ही हैं, ऐसे ही बने थे, और ऐसे ही कुछ ना कुछ अंत में जाकर के उनका चमकना बंद होगा। लेकिन ये सब हम लोगों ने जितने प्रयोग किए हैं, ये किसी ने देखा नहीं है कि 4 अरब पहले क्या था और 4 अरब बाद क्या होगा, वो भी कोई देखने वाला नहीं है। लेकिन जितना चीज हम देख सकते हैं आज की तारीख में, जितनी धूप मेरे पास आ रही है, वो धूप कैसी है, तो वैज्ञानिक लोग उसी से सारी सूचना पता कर लेते हैं। हाँ, जो हाथ देख के बताते हैं ना कि आपके पिछले जन्म में आप ऐसे थे, आप ऐसे थे, आप ऐसे थे, और अगले जन्म में आप ऐसे होंगे, ऐसे होंगे, ऐसे होंगे, और इस जन्म में आपके साथ ये घटनाएं घटेंगी, यहाँ आप गिरोगे, यहाँ पड़ोगे, इस समय नौकरी मिलेगी, इस समय शादी होगी। तो ऐसे ही वैज्ञानिक लोग जो हैं वो हाथ देख करके, यानी अभी जो धूप आ रही है उसी को देख करके ये सारा पिछला इतिहास, उनका अगला इतिहास, सब कुछ पता कर लेते हैं। और उसी पता करने का ही हम आपको, जो उन्होंने पता किया है वही हम आपको बता रहे हैं कि अभी हमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे जीवन काल में ऐसे ही चमकता रहेगा ये। अभी और 5 अरब साल के बाद इसका उठा पटक इसके साथ में होगी, राइट।
चलो अब धरती पे वापस आते हैं। इतना तो हम लोगों ने बात की भी थी और आपको भी पता ही है कि जीवन जो है, जिंदगी, लाइफ, चाहे वो एल्गी की लाइफ है, काई जो जमती है उसकी लाइफ है। आप काई को आप देखना तो आपके मन में बहुत सम्मान होना चाहिए, उसके लिए आदर होना चाहिए उसके लिए। वो हमारे पूर्वज है, वो हमारे पहले पूर्वज, वहीं से हम लोग सब निकलने वाले है ना। और अभी तक भी वो उसी रूप में जिंदा है, जिस रूप में वो उस समय बने थे 25-30 लाख साल पहले या और 1 करोड़ साल पहले, उसी रूप में अभी भी वो मौजूद है। हमारे दादाजी, परदादाजी, लक्कड़ दादाजी, फक्कड़ दादाजी, वो अभी भी मुझे दिखाई पड़ रहे हैं, तो वो ऐसी गंदी सी चीज नहीं है। तो ये जो जीवन है वो केवल धरती पर ही क्यों है? इतने 8 ग्रह हैं, बाकी के 7 ग्रहों में कहीं हो सकते थे। इतने सारे तारे हैं, सबके अपने अपने ग्रह हैं, उनमें हो सकते थे, लेकिन नहीं, कहीं नहीं है। सिर्फ और सिर्फ धरती पर ही जीवन है। क्या लगता है धरती में क्या खासियत है? क्या ऐसी खास बात है कि यहीं पे जिंदगी और कहीं जिंदगी नहीं? ना कोई प्लांट है कहीं पे, ना कोई पेड़ है कहीं पे, धरती छोड़ करके न पानी है, ऑक्सीजन। ओके, तो क्या क्या हो सकता है धरती पर ही जीवन क्यों है? ओके, तो धरती पर क्या है? ऑक्सीजन है, चाहिए अपने को, ऑक्सीजन चाहिए, बिना ऑक्सीजन के जीवन नहीं चलता है। पानी चाहिए, धरती पे पानी है। हमारे शरीर के अंदर में पानी है क्या? हम इतना सारा पीते हैं रोजाना, 3-4 बोतल पानी की तरह रहता है क्या अंदर जाके? पानी का ग्लूकोज बनता है? ना, पानी से ग्लूकोज नहीं बनेगा। पानी में क्या क्या होते हैं? अभी क्या हमने बताया था, पानी में क्या क्या होते हैं? हाँ, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन को H लिखते हैं, ऑक्सीजन को O लिखते हैं। और जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज में कार्बन भी होता है, कार्बन और ये मिलकर ग्लूकोज बनते हैं। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के ग्लूकोज बनाते हैं। हम जो पानी इतना सारा पीते हैं ना, हमारे शरीर में अधिकतम पानी जो है, उसका पूरा बड़ा भाग पानी का जो है वो ब्लड होता है। अपना जो ब्लड है ना, वो पूरा का पूरा पानी ही है। वो उस पानी के अंदर में कुछ ब्लड वाली चीजें है, वो सब मिलकर के ब्लड है। हाँ, तो पानी हमें इसलिए भी जरूरी है, बहुत जरूरी है, कि वो पानी होगा तो वो बहेगा, और उसके साथ में ब्लड वाले जो पार्टिकल्स उसके अंदर में घुले मिले हुए हैं, वो साथ में बहेंगे, और बहेंगे तो हमारी हर जगह पे पहुंचेंगे, और वो पहुंचेंगे तो हमारे सेल्स को वो मौका देंगे कि मेरा ऑक्सीजन ले लो। उसी पानी के साथ में वो जो खून के जो पार्टिकल्स हैं, जिनको खून वाले सेल हैं, जिसको कहते हैं रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट्स, ये सब है ना, तो ये सब उस पानी के साथ में मिले हुए हैं। जैसे हम लोग पानी लें, उसमें थोड़ा रंग मिला दें तो रंगीन पानी हो जाता है, वैसे ही वो पानी ही है। वो ब्लड वाले आरबीसी ये सब उसमें मिल गए हैं तो रेड हो गया है, तो हमें खून पूरा रेड दिखाई पड़ता है, वो पानी है वो मुख्य रूप से। ये जो आरबीसी और ये सब है ना, उसके सेल ब्लड वाले जो उस पानी के साथ में, उन्हीं में ऑक्सीजन चिपका रहता है, उसी में ऑक्सीजन जो है वो चिपका रहता है। और वही सेल के पास गया, ले लो, तुम्हें चाहिए ले लो, अगले पे जाते हैं, तुम्हें चाहिए ले लो, तुम्हें चाहिए ले लो, सब जगह घूम घूम। पानी जरूरी है जिंदगी के लिए, है पानी। और क्या? ऑक्सीजन। हाँ, पेड़ तो खुद ही जिंदगी उसकी ढूंढ रहे हैं, उनके पेड़ जिंदा क्यों है?
पेड़ में जीवन क्यों है? पेड़ को भी ऑक्सीजन चाहिए, पेड़ को भी पानी चाहिए, लाइट सूरज की रोशनी चाहिए ताकि वो पेड़ खाना बनाए, राइट? फोटोसिंथेसिस होने के लिए सूरज की रोशनी चाहिए। कितना टेम्परेचर रहता है यहाँ पे हमारा गर्मियों में? हाँ, इसका कम, हवा का हमारा तो 37, 30-32 गर्मियों में। अरे नहीं, 40, 45, 46, 48 और ठंडियों में 30 तो बहुत मजेदार मौसम होता है। अभी 30 वाला मौसम है। हाँ, 5 डिग्री, 6 डिग्री, 4 डिग्री, कभी कभी 1 डिग्री, 3 डिग्री, ऐसे सर्दियों में होता है। तभी हमारे चंद्रमा को देखना जरा, चंद्रमा पर भी दिन होता है और रात भी होती है, थोड़ा लंबी लंबी होती है। हमारे यहाँ 24 घंटे में बदल जाता है, सब मामला पूरा हो जाता है। वहाँ 24 घंटे में मामला पूरा नहीं होता है। हाँ, 15 दिन का दिन होता है और 15 दिन की रात होती है चंद्रमा पे, लेकिन वो भी गोल है। उसका भी एक समय पे देखोगे तो यहाँ अगर सूरज है इसी की तरह, ये सूरज है, ये चंद्रमा है यहाँ पे, तो इसको भी यहाँ वाले को सीधी धूप मिलेगी और इस वाले को धूप नहीं मिलेगी, इसकी रात है, इसका दिन है। ठीक है, जहां दिन होता है वहां पे रोशनी एकदम दनादन सूरज से गर्मी आ रही है। चंद्रमा पे उस जगह पे टेम्परेचर 200 डिग्री, 40-45 नहीं, 200 डिग्री आराम से, 200, 250, 250 डिग्री का टेम्परेचर रहता है। हाँ, जहां धूप पड़ रही है, और वो थोड़ा घूम गया और धूप पड़ना बंद हो गया तो वापस ठंडा होके -150 डिग्री। यहां तो एकदम +200 डिग्री और यहां तो -150 डिग्री। रात हो गई तो माइनस में चले जाओ और दिन हो गया तो प्लस में चले जाओ, और वो भी कितना 200 डिग्री और 150 डिग्री और 100 डिग्री, प्लस में माइनस में, इतना टेम्परेचर दिन में और रात में फर्क। हमारी धरती पर ऐसा नहीं होता है। हमारी धरती पर दिन में और रात में थोड़ा 2, 4, 5 डिग्री का ही फर्क होता है, सब दिन में और रात में। क्या 10 डिग्री का फर्क होगा? उससे ज्यादा क्या होगा? तो हम लोग इत्मीनान से एक ही तरह के उसमें रहते हैं, रात हो या दिन हो। कई महीनों के बाद मौसम बदलता है तब थोड़ा फर्क पड़ता है। वहां भी 10, 12, 15 डिग्री, 20 डिग्री का ही फर्क है, 25 डिग्री का फर्क है। उनकी तरह 100, 150, 500, 300 डिग्री का फर्क तो है नहीं। चंद्रमा पर ऐसा क्या हो जाता है और धरती पर ऐसा क्या हो जाता है? तो वहाँ पे हवा है इसलिए ऐसा। हाँ, कहाँ पर? चंद्रमा, पृथ्वी पर हवा है तो हाँ। ऐसा होता है। चंद्रमा पर हवा नहीं है, हाँ तो डायरेक्ट मतलब पड़ती है, हाँ। गर्म होती है। हाँ, तो अपने यहाँ जो है हवा जो है वायुमंडल है, एटमॉस्फेयर है। तो वो एटमॉस्फेयर क्या करता है, वायुमंडल क्या करता है कि रोशनी दिन में आई, बहुत को कहता है चले जाओ वापस, हाँ चले जाओ वापस, थोड़ी ही से आने देते हैं। जो आ गई उससे गर्म हो गई, दिन में गर्म हो गया। फिर रात में जब सूरज नहीं चमक रहा है तो ये जो है, यही जो हवा है, ये जो हवा है वो अंदर वाली गर्मी को थोड़ा सा बाहर जाने देती है, लेकिन बाकी को रोक के रखती है। ज्यादा ठंडा नहीं हो जाना, -150 पे ना पहुंच जाना। तो ये हवा दोनों काम कर रही है, गर्म भी हो रही है, मतलब ठंडा भी है। दिन के समय जितना उधर से आ रही थी, जो हमारे धरती का टेम्परेचर बहुत बढ़ा देती, उसको भी उसने उतना नहीं आने दिया। अपना टेम्परेचर 200 डिग्री टाइप का नहीं बना, 200, 150 वाला, 100 डिग्री वाला टेम्परेचर नहीं बना। और रात को जब ठंडा होना शुरू हुआ, जब आना बंद हो, गैस बंद कर दोगे उसका ठंडा होगा ना, तो सूरज उधर चला गया तो हमारी तो गैस बंद हो गई। अब नई ऊर्जा तो नहीं आ रही है, तो जो हो गया था वो ठंडा होगा। तो ज्यादा ठंडा न हो जाए इसके लिए भी वो जो हवा है
वही रोकती है। तो इसलिए बहुत फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए हम लोग इत्मीनान से जिंदा रह सकते हैं। अगर वैसा घड़ी घड़ी दिन में इतना 12 घंटे के बाद उतना हो जाता तो कब स्वेटर पहने और कब स्वेटर खोले पता ही नहीं चलेगा। ठीक है, उस हवा में भी ये जो टेम्परेचर को रोकने का और सही अनुपात में रोकने का, ताकि ठीक ठीक टेम्परेचर बना रहे यहाँ पे जिंदगी जीने लायक अच्छा सा, वो काम हवा में जो थोड़ा सा कार्बन डाइऑक्साइड है 0.04%, उसी का जिम्मा है, या उसी की जिम्मेदारी है, उसी का विभाग है वो। बाकी ऑक्सीजन नाइट्रोजन को कोई खास मतलब नहीं है, वो नहीं रोकते। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना, ये रोकता है। हवा में जो कार्बन डाइऑक्साइड सब जगह ऐसे फैला हुआ है ऑक्सीजन नाइट्रोजन के साथ, जरा सा 0.04%, उसी का काम है अपनी धरती का टेम्परेचर बना के रखना। और भी बाकी चीजें हैं, अपना जो समुद्र है, पानी है, वो भी बड़ा धीरे धीरे ठंडा होता है और धीरे धीरे गर्म होता है। तो वो भी उस टेम्परेचर को बहुत बदलने नहीं देता है, क्योंकि वो आराम आराम से गर्म होगा, फिर आराम आराम से ठंडा होगा। समुद्र का भी बहुत बड़ा हिस्सा है। लेकिन ये भी एक चीज है कि ये जो गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, वो अपने टेम्परेचर को रेगुलेट करती है। लेकिन अगर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो जाए जितना चाहिए उससे, तो आने वाले को तो रोक नहीं पाती है, जाने वाले को रोक लेती है। क्योंकि आने वाली तो सूरज की रोशनी है ना, तेज, हाँ बहुत तेज एकदम। तुम हवा क्या होती है, वो ठेल ठाल के घुस जाएगी अंदर। लेकिन जाने वाली जो रोशनी होती है वो चमकती है क्या? रात को यहाँ चमकता है क्या कि यहाँ रोशनी जा रही है तो ये चमके? नहीं ना, वो नहीं चमकता। जैसे हमारी मोमबत्ती जलती है तो अपने को लौ दिखाई पड़ती है, चमकती हुई दिखाई पड़ती है, वहां से रोशनी, बहुत सारी रोशनी आ रही है। ठीक है, और अपना तवा गर्म होता है, वो भी गर्म होता है, और फिर गैस बंद कर दिया, वहां से वो भी ठंडा होता है। लेकिन उसमें कुछ दिखता नहीं है। हाँ, हीट अब्सॉर्ब करता है, ऐसा ऐसे होता है। कौन? वो जो तवा रहेगा, हाँ। हीट अब्सॉर्ब करेगा, फिर वो मोमबत्ती रहेगी, हाँ। लाइट छोड़ेगी, एमिट करेगी। हाँ। तो कुछ चीज जो है वो जब लाइट एमिट करती है, यानी ऊर्जा एमिट करती है, तो दिखती है। मोमबत्ती का जो फ्लेम है, वहां पर जो गर्मी पैदा हुई है, वो गर्मी क्या कर रही है? बांट रही है, और वो दिख रहा है मुझे। लेकिन तवा भी वही काम कर रहा है, तवा भी गर्म है, वो भी अपनी एनर्जी बांट रहा है, तभी तो ठंडा हो रहा है। वो अपनी एनर्जी बांट रहा है, दिखता नहीं है, चमकता हुआ दिखता नहीं है। राइट? सूरज जो है वो हमें दिखता है, हमें चमकता हुआ दिखता है, वो अपनी एनर्जी इधर बांट रहा है, वो दिखता है। तो वो एक अलग किस्म की रोशनी आ रही है, अलग किस्म की धूप आ रही है, अलग किस्म की ऊर्जा आ रही है, जो इतनी तेज है और ऐसी इस प्रकार की है कि वो ठेलते ठालते पहुंच जाएगी। लेकिन जाने वाली ऊर्जा जो है वो दूसरे प्रकार की है। जैसे तवा ठंडा हो रहा है, हमें दूर से तो पता भी नहीं चलेगा कि ठंडा हो रहा है, लेकिन हो रहा है। 5 मिनट के बाद जाके छुओगे तो देखोगे कि हाँ, अरे ठंडा हो गया। 10 मिनट के बाद देखो ठंडा हो गया। उसी तरह अपनी धरती जो है, जो यहां से निकालती है, वो दूसरे किस्म की ऊर्जा है। ऊर्जा निकल रही है, एनर्जी निकल रही है, ठंडी हो रही है, लेकिन ये दूसरे किस्म की है। और वो कार्बन डाइऑक्साइड इसको रोकने में बहुत तगड़ा है। ये छोटा राक्षस है, ये वो बड़ा राक्षस है, तो उसको रोकना तो कठिन है, लेकिन छोटे राक्षस को रोकेगा। तो आया और इसने यहां से, रात को ये ठंडा हुआ, सारी ठंडक नहीं जाने देगा, ये बहुत ज्यादा ऊर्जा को बाहर नहीं जाने देगा, उसको रोक के रखेगा। इसीलिए वो -150 पे नहीं जा रहा है। चंद्रमा पे वो नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, हवा नहीं है, वायुमंडल नहीं है, उसको रोकने वाला कोई नहीं है। वो ऐसा ठंडा होता है, जैसा गर्म होता है वैसा ही ठंडा होता है। ठीक है। और क्या है कि पानी की बात कही ना हमने, पानी तो अपने यहाँ पानी है। कौन बनाता है पानी?
हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। बनाता कौन है? कौन सी कंपनी बनाती है? फैक्ट्री कहाँ है? पानी बनाने की फैक्ट्री कहाँ है? बादल तो खुद ही पानी है। बादल पानी बनाता नहीं है, पानी उसके अंदर जमा होता है। पानी उसके अंदर जमा होता है। ये जो नदी, समुद्र, नाले, हमारी बाल्टी, हमारा मग, इन सब का पानी जो है वो धीरे धीरे उड़ता उड़ता भाप बनता है। जैसे हम यहाँ पोछा लगाते हैं, पानी उड़ जाएगा, कहाँ गया? हवा, भाप बन गया। तो वैसे भाप बनती रहती है। समुद्र में इतना सारा पानी है, सबकी भाप बनती रहती है दिन भर, रात भर। वो भाप ऊपर जाती है, लेकिन वो भाप है क्या? वो पानी है, वो पानी ही है। यहां वो लिक्विड में है और वहां वो गैस हो गई, लेकिन है पानी। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वैसे ही मिले हुए हैं, मिलके पानी बने हुए हैं। अभी वो लिक्विड के अंदर है, अब वो लिक्विड से बाहर निकल गए, हवा के अंदर आ गए, ऊपर चले गए, क्लाउड बन गए, लेकिन है वो पानी। वो पानी किसने बनाया और कब बनता है और कहां बनता है? यहाँ से जो भाप जाती है, हाँ। यानी बनाते हैं तो उससे भाप हाँ, वो भाप खुद भी तो पानी है ना। वो भाप जो है वो खुद भी पानी है। जब वो पानी दिखता है, पानी, तब क्या होता है कि वो, ये एक पानी है, 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 ये सब पानी की जो एकदम सबसे छोटी वाली बूंद, हाँ, ये सब ऐसे रहती है जुड़ी हुई। थोड़ा इधर से उधर, उधर से उधर करेंगे, ये भाई यहाँ से चल करके यहाँ पहुंच जाएगा, ये यहाँ पहुंच जाएगा, लेकिन आपके बर्तन की दीवार जहां तक है बस। और बर्तन में भी आपने आधा गिलास पानी भरा है, मान लो आधा गिलास पानी भरा है, वो आधे गिलास में उसको उठा पटक करना है। आधा गिलास खाली है, उसमें ये पानी नहीं निकल के जाएगा, ठीक है ना। इसको कहते हैं हम लिक्विड है। लेकिन यही पानी जब वो भाप बन के ऊपर उठता है तो बदलता नहीं है। ये पानी है, देखो ये पानी है, ये पानी यहां पहुंचा और ये उसके बगल का पानी यहां हो गया, इसके बगल का यहां हो गया, इसके बगल का यहां हो गया, इसके बगल का ये हो गया, ये हो गया स्टीम, और यहां गैस, ये गैस बन गया, और ये हो गया लिक्विड, लिक्विड वाटर, इसको वाटर कहेंगे। इसको हम लोग पानी कहते हैं, इसको पानी कहते नहीं है, इसको स्टीम कहते हैं। लेकिन इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है। जो ये है वही है, ये है वही है, ये पानी के पार्टिकल्स है, ये पानी के पार्टिकल्स है, और ये भी पानी के ही पार्टिकल्स, वही पार्टिकल्स है, वही वाले पार्टिकल्स निकल करके वो बाहर आ गए। तो पानी बनाया नहीं किसी ने, लिक्विड में से बाहर निकाल करके गैस बना दिया उसको। हाँ, अब वो दिखाई नहीं देंगे कि गैस बन गए, फिर वो ऊपर चले गए, क्लाउड बन गया। पानी को कोई भी बनाता नहीं है। जो पानी बन गया शुरुआत के अंदर में, वही पानी हमारे पास है। ऊपर जाके नीचे, ऊपर जाओ, नीचे आओ, इधर से उधर, उधर से उधर। हमारे पास जितनी कुर्सियां हैं उतनी ही कुर्सियां हैं। आप ऐसे सजा के एक ही जगह पे रख दो, या एक इधर रख दो, एक इधर रख दो, एक उधर रख दो, एक मैदान में रख दो, कुर्सियां उतनी रहने वाली हैं, अपनी कुर्सी नहीं बढ़ेगी जब तक कोई हम खरीद के नहीं लाएंगे। तो पानी को कोई भी बनाता, जितना पानी है उतना पानी रहेगा। जिंदगी के लिए पानी जरूरी है, और सारा पानी जिंदगी के काम लायक नहीं है। सारा पानी जिंदगी के काम लायक नहीं है। मेरे शरीर को जो पानी चाहिए, मेरे को खेती करने के लिए जो पानी चाहिए, मेरे को नहाने के लिए जो पानी चाहिए, वो शुद्ध पानी चाहिए। हमारा सारा पानी जो है, अधिकांश वो समुद्र में है। समुद्र के पानी को ना आप पी सकते हो, न उससे आप नहा सकते हो, न उससे आप खेती कर सकते हो। तो खेती करने लायक, पीने लायक, नहाने लायक पानी और भी थोड़ा है। और है कहाँ वो? समुद्र में नहीं है, नदियों में। और सभी नदियों में भी नहीं है, क्योंकि सभी नदियों में जो पानी है वो पीने लायक नहीं है। आपने सुना होगा गंगा प्रदूषण, यमुना प्रदूषण,
तो वो पानी को पहले सफाई करते हैं, बड़ी बड़ी मशीनों में उसके हानिकारक तत्वों को हटाते हैं, तब फिर पीने के लिए भेजते हैं, शहर के अंदर में पाइपलाइन के अंदर में भेजते हैं। हाँ हाँ, कुएं में जो अंदर का पानी है, जमीन के अंदर का पानी है, वो बेहतर है, वो बेहतर है। लेकिन उसमें भी थोड़ी थोड़ी समस्याएं होनी शुरू हो गई। वो अंदर पानी कैसे जाता है, कहाँ से आता है, कि अंदर वाला पानी कहाँ से आता है? बरसात का पानी अंदर जाता है ना। हम इतना कुएं में से पानी निकालते हैं, आखिर तो कहीं से जाना चाहिए तो खत्म ही हो जाएगा। हाँ, तो ये मिट्टी में से होकर के पानी जाता है। अब क्या हो गया है कि हमारी मिट्टी में भी प्रदूषण आ गया है। हमारी मिट्टी में खेती करते हैं हम लोग, तो केमिकल खाद डालते हैं, यूरिया और क्या क्या सब, क्या डीपी क्या सब खाद डालते हैं, वो सब जमीन में रहता है, पानी पर रसता है खेत में, तो भीतर वाला पानी भी धीरे धीरे वो गंदा हो रहा है, वो भी समस्या हो रही है। ग्राउंड वाटर अंदर जो चल रहा है, जो पंप करके हम लोग मोटर लगा करके और पानी चढ़ाते हैं टंकी में, नीचे से पानी लेते हैं ना, तो कुएं का पानी थोड़ा पास में, और वो वाला पानी जो और नीचे है, और नीचे वाला थोड़ा ठीक है, लेकिन उसको भी गड़बड़ हो सकती है, लेकिन है बहुत कम, ध्यान रखना। और कोई बनाएगा नहीं, कोई बढ़ाएगा नहीं, और हम उसको ऐसे खत्म करेंगे, ऐसे बर्बाद करेंगे। अगर जितना मुझे जरूरत है उससे ज्यादा इस्तेमाल करेंगे हम, तो हम फंस सकते हैं, हम लोग भी फंस सकते हैं, अपनी जिंदगी में भी फंस सकते हैं। हो गई ये समस्याएं शुरू। आप देख रहे हो ना, जो पहले जहां तक बोरिंग होती थी, अब पानी नहीं चढ़ रहा है, दोबारा बोरिंग करो और नीचे जाओ। कहने का मतलब नीचे का पानी मेरा कम हो रहा है, जो पीने लायक, खेती करने लायक, नहाने लायक पानी है वो घट रहा है और नीचे जाना पड़ रहा है। तो हमारे अपने जीवन काल में भी ऐसी समस्या हो सकती है कि हमें पीने वाला पानी ही ना मिले, और पीने वाला पानी नहीं मिलेगा तो खून कैसे चलेगा? फिर खून में तो पानी ही पानी है, तो हमारी जिंदगी खतरे में पड़ सकती है। हाँ, तो ये भी ये पानी की जो है जिंदगी के लिए, धरती पर जीवन क्यों है, वो पानी की जरूरत है अपने को, ऑक्सीजन की जरूरत है अपने को, रोशनी की जरूरत है अपने को, और टेम्परेचर ठीक रखने की जरूरत है। बहुत गर्म, बहुत ठंडा, ये सब नहीं होना चाहिए। एक तो 200-150 वाला नहीं होना चाहिए, वो तो ठीक ही है, लेकिन 1 डिग्री भी अगर बढ़ जाए टेम्परेचर, ऐसे बढ़ जाए तो कोई बात नहीं, वो तो बढ़ता ही रहता है। सर्दियों में 45, 46, और गर्मियों में, और सर्दियों में 5, 7, वो तो बदलता रहता है, वो ठीक है। लेकिन पूरी धरती का औसत टेम्परेचर अगर बढ़ जाए, साल भर का औसत एवरेज, 1 डिग्री तो बहुत बोल दिया मैंने, 0.1 डिग्री भी बढ़ जाए तो बड़ी समस्या आने वाली, बहुत बड़ी समस्या आने वाली है। क्या? धरती के ऊपर जो पानी है, एक तो समुद्र में ढेर सारा है ना, फिर ये जमीन के अंदर पानी है जो हम पंप से निकालते हैं या कुएं से निकालते हैं, वो अंदर है, फिर नदियां हैं, तालाब हैं, ये सब है, और एक और जगह पानी है, और वो पानी बर्फ के रूप में है, ग्लेशियर्स में बर्फ की ऊंची ऊंची सिल्लियां हैं, और वो पिघलती हैं, झरना बन के आती है। हाँ आती हैं, और वो आती हैं, समुद्र में मिलती हैं, वो ठीक चलता है। अगर धरती का टेम्परेचर, पूरी धरती का एवरेज टेम्परेचर, ये सर्दी गर्मी दिन रात वाला नहीं, उसको छोड़ो, पूरे साल भर का एवरेज मान लो, वो पूरी धरती का, इंग्लैंड, अमेरिका सब मिला करके, एशिया, चाइना, हिंदुस्तान सब मिला करके 0.1 डिग्री भी बढ़ गया तो ये बर्फ पिघलने की दर बढ़ जाएगी। और जितना अभी सब कुछ ठीक दिख रहा है, अगर इसकी ऑलरेडी गड़बड़ होनी शुरू हो गई है, पिछले 20, 25, 40 साल से। अगर जरा सा टेम्परेचर बढ़ा धरती का, तो बर्फ जो एक्स्ट्रा पिघलेगी, वो एक्स्ट्रा बर्फ पिघलने से समुद्र की जो ऊंचाई है पानी की, जहां तक है, वो ऐसे ऊपर उठेगा, होगा ना। गिलास में पानी है, आप उसमें और एक्स्ट्रा पानी डालोगे तो ऊपर उठेगा। ये ऊपर अगर उठा
2-4-5 मिलीमीटर भी अगर उठा, 1 सेंटीमीटर अगर उठ गया, तो इतना पानी फैलेगा कि हजारों किलोमीटर के एरिया के अंदर में बंबई सब गायब, केरल वेरल सब गायब, कलकत्ता गायब। ज्यादा दूर नहीं है, शुरू हो गया है। और लोग बहुत चिंता कर रहे हैं कि इसको कैसे रोके। ये धरती का टेम्परेचर बढ़ रहा है। पिछले 10-20 सालों में लोगों ने धरती का टेम्परेचर बढ़ता हुआ देखा है। हर साल बढ़ रहा है और हर साल नया रिकॉर्ड बन रहा है। सचिन तेंदुलकर जब रिकॉर्ड बना लेते हैं ना, और उसके बाद एक रन भी बनाते हैं तो नया रिकॉर्ड बनता है फिर, क्योंकि पहले उससे सबसे टॉप पर बैठे ही हुए हैं। एक रिकॉर्ड बना के बैठे हैं, एक रन और एक्स्ट्रा बन गया तो और नया रिकॉर्ड बन गया। ये हर साल समुद्र का पानी उठ रहा है। लोग नाप रहे हैं, साइंटिस्ट लोग उसको भी नाप रहे हैं और देख रहे हैं, उसकी चिंता कर रहे हैं। वो ग्लेशियर्स पिघल गए, जहां तक ग्लेशियर थे वो पीछे जा रहे। लोग उत्तराखंड में हम लोग गए थे, अभी तो लोग बता रहे थे यहां तक ग्लेशियर था हमारे आंखों के सामने। पिछले 8-10 साल के अंदर में ग्लेशियर इतना आधा किलोमीटर पीछे खिसक गया, मतलब उतनी बर्फ एक्स्ट्रा पिघल गई। तो धरती का टेम्परेचर बढ़ने नहीं देना है। और क्यों बढ़ रहा है? क्यों हो रही है ग्लोबल वार्मिंग? ग्लोबल वार्मिंग तो उसका नाम है ना, वो वार्मिंग हो रही है, उसका नाम है ग्लोबल। ग्लोबल मतलब पूरे संसार में वो वार्मिंग हो रही है, इसलिए ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड का मेरा जो कवच था, वो जरूरत से ज्यादा मजबूत हो रहा है, खत्म नहीं हो रहा है। इस कार्बन डाइऑक्साइड का मतलब था कि हमारी जो ये धरती रात का समय ठंडी होगी तो उस रेडिएशन को ज्यादा ठंडा नहीं होने देना है, अंदर रखना है। अब कार्बन डाइऑक्साइड अगर बढ़ गया, वहां पे बढ़ गया, तो पहले जितना जाने देता था और जितना यहां छोड़ता था, अब वो और मजबूत हो गया ना कार्बन डाइऑक्साइड, और नहीं जाने देगा। ठीक है, अपनी जो धरती है, उस धरती के चारों बगल में कार्बन डाइऑक्साइड बैठा हुआ है। ये धरती हो गई, ये वायुमंडल हो गया। इस वायुमंडल में ये कार्बन डाइऑक्साइड ये है, ये कार्बन डाइऑक्साइड इसको इधर से चला रेडिएशन, कुछ जाने दिया, कुछ कहा कि तुम इधर ही रहो। तो अभी एकदम ठीक है, जितना जाने दे रहा है, जितना रोक रहा है, अभी ठीक है। लेकिन अगर ये कार्बन डाइऑक्साइड और मजबूत हो जाएगा और इसका काम है रोकना, तो इसको घटा देगा, ये इतना ही रहो और इसको बढ़ा देगा, तुम अंदर रहो। यही काम है उसका, कार्बन डाइऑक्साइड का। अब गर्मी बढ़ेगी, अब धरती का टेम्परेचर बढ़ेगा। अभी सब कुछ संतुलन में था, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ा, उसने कुछ जो जा रहा था बाहर उसको रोक दिया तो बढ़ा तो ग्लेशियर पिघले, बर्फ पिघली, समुद्र का पानी बढ़ा, तमाम तरह की समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, होंगी नहीं, हो रही हैं। तो अपने को क्या करना पड़ेगा? अब धरती पर ही जीवन है और कहीं भी नहीं। हमारी धरती बहुत स्पेशल है, ये जीवन खत्म नहीं होने देने हैं, ये जीवन खत्म नहीं होने देना है। तो अपने को ये कार्बन डाइऑक्साइड रोकना पड़ेगा। ये कार्बन डाइऑक्साइड क्यों बढ़ जाता है, कहां से बढ़ जाता है? इतने लाखों करोड़ों साल तक तो ठीक ठीक थे, ये अब क्या हो गया? अब क्यों बढ़ रहा है? ना ऑक्सीजन तो जितना है वो ठीक है, ऑक्सीजन की समस्या नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड की समस्या है। ये बढ़ क्यों रहा है इतना सारा कार्बन डाइऑक्साइड? कहां से बढ़ रहा है, कहां से निकल करके हवा में पहुंच रहा है? कहां से क्यों प्रदूषण हो रहा है? क्या करने से प्रदूषण हो रहा है? पेड़ काटने से और पेड़ काटने से भी प्रदूषण हो रहा है। हाँ, क्योंकि पेड़ क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को सोखते हैं, है ना, उसका कार्बन अपने में पकड़ के रखते हैं, तो अब वो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बन सकता। पेड़ों का काम है कार्बन डाइऑक्साइड को अपने में पकड़ के रखना। पेड़ कार्बन ही कार्बन होते हैं, जब सूख जाएगा पेड़ देखोगे वो कार्बन ही है, मैक्सिमम पार्ट उसका कार्बन ही है। वो कार्बन डाइऑक्साइड को उसने खींच लिया, हवा से खींच लिया और खुद के अंदर अपना मोटा कर लिया। पेड़ जब मोटा होता है ना, तो वो क्या है, मोटा क्या है, वो कार्बन है। हाँ, तो हाँ, और पेड़ काट दोगे
तो जो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे इस्तेमाल हो गया था, रुक गया था, कैद कर लिया गया था, पेड़ के अंदर कैद कर लिया था कार्बन डाइऑक्साइड, उसका कार्बन कैद हुआ था, ऑक्सीजन निकला था बाहर, लेकिन कार्बन तो कैद हो गया था ना, तो वहां से बच गए ना उतना कार्बन डाइऑक्साइड। पेड़ काट दिए हमने तो गड़बड़ हो गई, तो इसलिए पेड़ काटेंगे कम और लगाएंगे ज्यादा ज्यादा। और कहां कहां से कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है? पेट्रोल, स्कूटी जब चलाते हैं ढर्र ढर्र, और बस जब चलाते हैं टर्र टर्र, और जब हवाई जहाज उठाते हैं उड़ाते हैं फर्र फर्र, तो बिना बात की वो आग आग जला देते हैं। हाँ हाँ, आग जलाते हैं हम, खाना बनाते हैं ना, वहां भी कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, लेकिन वो खाना तो बनाना पड़ेगा, बिना बात के नहीं जलाना, बिना बात के आग नहीं जलाना। गैस जो जलाना, इतनी ही गैस जलाना जितने में खाना बन रहा है, एक्स्ट्रा फुल पे करने का जरूरत नहीं है। फुल पे करने से क्या होता है, बर्तन ऐसे रखते हैं हम, गैस अगर फुल पे जलाओगे तो बगल से ऐसे फ्लेम निकलती है, ऐसे निकलती है ना, वो बर्बाद हो रही है, वो खाना बनाने में सहयोग नहीं कर रही है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाने में सहयोग कर रही है। तो जितना बड़ा अपना बर्तन का पेंदा है, मेरी फ्लेम उतनी दूर में रहनी चाहिए, ऐसे नहीं निकलनी चाहिए। ऐसे अगर निकल रही है तो मैं बिना बात का कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ा रहा हूं। जहां एकदम जरूरी है भाई हमें खाना तो बनाना ही है, तो ठीक है उसको बनाओ, लेकिन ध्यान रखो कि जब भी जला रहे हैं हम गैस तो हम कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं, जब भी जला रहे हैं हम पेट्रोल तो हम कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं। तो अगर साइकिल से चलने से काम चल जाए, 2-4-5 किलोमीटर जाना है तो स्कूटर इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर मोटरसाइकिल पर 2 लोग जा रहे हैं तो अच्छी बात है, अकेले जा रहे हैं उतना ही कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, उतने ही में 2 लोग चले जाएं तो घट गया कार्बन डाइऑक्साइड का बनना। तो ये सब चीजें अपने को ध्यान में रखनी चाहिए। और कहां से कार्बन डाइऑक्साइड बनता है? बिजली, जब हम बिजली जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है क्या? नहीं बनता है। यहाँ कहाँ, यहाँ ये बिजली यहाँ कहाँ कार्बन तो नहीं जला रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड तो नहीं बन रहा है, लेकिन ये क्यों जल रहा है? ये कहां से आ रही है? इसके तार वार कहां से आ रहे हैं? पोल से आ रहे हैं। और पोल में कहां से आ रही है बिजली? पावर हाउस से। और पावर हाउस में बिजली कैसे बन रही है? कोयला जला करके। पनकी में है ना अपना थर्मल पावर प्लांट, उसमें कोयला जलाते हैं, कोयला जला के पानी खौलाते हैं, पानी खौला के भाप बनाते हैं, और वो भाप जो है वो फिर उसको बिजली में बदलते हैं मशीन से, और वो बिजली वहां से चल के पोल पे आती है, पोल से चल के मेरे घर में आती है। तो मैं जब बिजली जला रहा हूं उतना कोयला मैंने जलवाया था, पहले ही जलवा लिया था, और जितना ज्यादा मैं बिजली का और बिजली लाओ और बिजली लाओ, मेरे को फ्रिज भी चलाना है, मेरे को वॉशिंग मशीन भी चलाना है, मेरे को इलेक्ट्रिक आयरन भी चलानी है, मेरे को ये करना है, जितनी ज्यादा बिजली हम खर्च कर रहे हैं, समझो उतना कार्बन डाइऑक्साइड हमारे कारण से नया बना, हमारे कारण से उतना कार्बन डाइऑक्साइड एक्स्ट्रा पहुंच गया वहां पे। तो इसलिए बिजली जब भी हम खर्च करेंगे तो बहुत संभल करके, फालतू का बिना बात का बिजली खर्च नहीं करना। बिजली खर्च करने का मतलब है कि हम ग्लोबल वार्मिंग कर रहे हैं, हम धरती का टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, एक तो बिजली खर्च करने में। और आप ये बताओ, आप ये जो कलम, ये नोटबुक लेके बैठे हो, ये भी पेड़ काट एक तो पेड़ से नहीं, कलम नहीं, प्लास्टिक, वो तो प्लास्टिक की है, वो पेड़ से नहीं बनी है, वो प्लास्टिक से। प्लास्टिक के अपने खतरे हैं, प्लास्टिक भी प्रॉब्लम करने वाली चीज है, वो अभी हम आज बात नहीं करेंगे क्योंकि समय नहीं है मेरे पास। प्लास्टिक भी बहुत गड़बड़ चीज है, बहुत गड़बड़ चीज है, अपने हेल्थ के लिए भी बहुत खराब है और धरती के हेल्थ के लिए भी बहुत खराब है। लेकिन जब हम कोई चीज इस्तेमाल करते हैं, ये शर्ट मैंने पहनी, ठीक है, ये शर्ट है, इसमें पेड़ नहीं कटे हैं, हाँ ये है, ये शर्ट है, इसमें पेड़ नहीं कटे, लेकिन मशीनें चली है ना, मशीनें चली हैं, जो भी ये सिंथेटिक है वैसे, लेकिन जो भी चीजें हैं उसका पहले
वो ऐसे बुनाई हो करके वो कपड़ा बना होगा, फिर कपड़े को ऐसे करके उस मशीन से ऐसे सिला होगा, फिर इसको पैकिंग करने के लिए कुछ, हाँ, तो बहुत सारी मशीनें लगी होंगी तब ये शर्ट बनी है। बहुत सारी मशीनें लगी होंगी तब आपका कागज बना है। पेपर मिल कोई गए हैं क्या? भौती में है? हाँ, भौती पास में ही है, दूर नहीं है। विनय जी, पेपर मिल घुमा के लाओ और वहां कैसे पेपर बनता है देखना। वो पेपर किस तरह से बनता है, वो किस तरह से पानी के अंदर में उसका पेपर का पल्प बनाते हैं, और फिर कैसे वो पानी चलता है और कैसे बेल्ट के ऊपर से फैलता है, फिर कैसे उसको छानते हैं, फिर कैसे उसका पेपर बनाते हैं। तो हम तो अपने नोटबुक हमने खरीदी, किताब हमने खरीदी, लेकिन वो पेपर बनाने के लिए इतना बड़ा सा कारखाना है, इतनी सारी मशीनें चल रही है। मशीनें चलेंगी किससे? इलेक्ट्रिसिटी से। और जहां इलेक्ट्रिसिटी यूज हो रही है, आप समझ जाओ कि थर्मल पावर प्लांट में कोयला जल रहा है, तो मैं उतना कार्बन डाइऑक्साइड इस्तेमाल कर रहा हूं। तो जब हम कोई चीज खरीदते हैं, कलम खरीदते हैं, तो एक चिमचिम्मी में बंद होके आती है ना, और हम वो चिमचिम्मी खोल के फेंक देते हैं और कलम अपना इस्तेमाल करते हैं। कलम इस्तेमाल करते हो तो ठीक है भाई, कलम इस्तेमाल कर रहे हैं ना। तो कलम को बनाने में कार्बन डाइऑक्साइड बनी थी, वो बिना बात के नहीं हम बना रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड, हम उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, हम उसको लिख रहे हैं, उससे हम लिख रहे हैं, जरूरी है मेरे लिए। लेकिन वो चिमचिम्मी जो हो गई, वो तो बिना बात का हो गया। चिमचिम्मी बनाने में भी लगा था ना कारखाना, हाथ से तो नहीं बनाया था किसी ने, वो भी तो कहीं ना कहीं किसी कारखाने में ही बनी होगी। फिर उसकी वो ऐसा वैसा करके उस शेप में काट करके और उतनी बड़ी उसको घुसा करके और उसको पैकिंग किया गया होगा, तो वहां बिजली लगी होगी, कार्बन डाइऑक्साइड बना होगा। ध्यान रखो, इन सब छोटी छोटी चीजों का हम बचा सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बचा सकते हैं। अगर हमने ऐसी चीजें खरीदी जिसमें चिमचिमी नहीं है, अरे हमें कलम से मतलब है ना, वो उस प्लास्टिक से क्या मतलब है जिसमें उसको रख करके सुंदर सुंदर हमें दिखा रहे। डायरेक्ट खरीदते हैं ना, डायरेक्ट खरीदते। वो जो पैकिंग करके टी शर्ट मिलती है बाजार में और टॉप मिलते हैं बाजार में, वो नहीं होके जहां टंगे रहते हैं, टंगे रहते हैं ना, ये 200 रुपए का है, ये 500 रुपए का है, 400 रुपए का है, वो खरीदेंगे तो प्लास्टिक बचेगा ना। तो प्लास्टिक का अपना खतरा है, वो भी कम होगा। और उसका कवर बनाने के लिए, वो प्लास्टिक का कवर बनाने के लिए जो मशीनें लगी होंगी, वहां जो बिजली लगी होगी, वो भी हमने बचाई, वो भी हमने बचाई। तो जहां जहां संभव हो, जहां जहां संभव हो, याद रखना इस बात को केवल कि हमें कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होने से बचाना है, बचना है। पेट्रोल कम जलाना, डीजल कम जलाना, साइकिल ज्यादा चलाना, पैर पे ज्यादा चलना। कपड़े धुलते हैं, अगर बिना प्रेस किए हुए पहन लो तो कोई खराब लगेगा क्या? शादी ब्याह में जाना है तो प्रेस करके जाए, ऐसे जाए तो अपने ऐसे चले जाते, क्या है, अच्छे अच्छे कपड़े बनते हैं आजकल, तो रिंकल भी नहीं पड़ते अधिकांश के अंदर में। प्रेस करते हैं जब हम कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं, हम कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं, हम बिजली जला रहे हैं, हम बिजली जला रहे हैं ना प्रेस करने में। तो बिजली कहां से आ रही है? कोयला जल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। तो एक छोटी से छोटी चीज में हम इस तरह का ध्यान रखेंगे, क्योंकि ये दूर वाला नहीं है, 5 अरब साल बाद मेरा सूरज ऑफ होगा, हमें क्या लेना देना है, वो स्थिति नहीं है, ऑलरेडी शुरू है। ऑलरेडी ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। साइंटिस्ट लोग बहुत काम कर रहे हैं, जो पढ़ने के लिए कोर्स होते जाते हैं आईआईटीज में और जगह बड़े इंस्टीट्यूशन में, बीटेक इन क्लाइमेट चेंज। बीटेक होता था, ये केमिकल इंजीनियर है, ये फलाना इंजीनियर है, ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, ये कंप्यूटर इंजीनियर है। अब क्लाइमेट चेंज के इंजीनियर बनाए जा रहे हैं, पढ़ाई हो रही है अलग से, क्योंकि एकदम सामने मुंह बाए समस्या खड़ी हुई है। हाँ, तो अब ये नहीं है कि चलो हमें क्या है, वो जब 5000 साल बाद, 50,000 साल बाद कुछ होना है वो लोग समझेंगे, हम ही को समझना है। तो अपने पूरे व्यवहार में पानी कम खर्च करना, फालतू का पानी एकदम नहीं। वो अभी गर्मी आने वाली है,
लोग मोटर चला करके और वो अपने घर के आगे पानी छेक ऐसे कैसे ठंडा करने के लिए, क्या जरूरत है और क्या ठंडा होगा वो। बचना, इन सब चीजों से बचना है। चीज जो भी इस्तेमाल करना है उसको बहुत लंबा इस्तेमाल करना है। अब आजकल क्या हो गया, फैशन के जमाने में हम एक से बढ़िया एक ड्रेस खरीदते, कितनी बार पहनते हैं, एक या दो बार। उतनी बिजली खर्च कर दी हमने उसको बनाने में, उसका 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 रंग बनाने में, उस पर ये धारियां बनाने में, उसको इतना कर दिया हमने, और हम पहन रहे हैं एक बार दो बार। जो चीज खरीदे उसको पूरा इस्तेमाल करो, जब तक फट नहीं जाए, टूट नहीं जाए, खत्म नहीं हो जाए, तब तक उसका इस्तेमाल करो। जितना ज्यादा इस्तेमाल करोगे उतने ही कार्बन डाइऑक्साइड में हमने इतना काम कर लिया। हाँ, तो ये सब ध्यान में रखना है और ऐसी जिंदगी जीना है कि आगे आने वाला भविष्य जो है, धरती पर जीवन बहुत स्पेशल है, उसको खत्म नहीं होने देना है, और हम नहीं होने देंगे। हम नहीं, हमारे रहते कैसे खत्म हो जाएगा, ऐसे करके चलना है। ठीक है, चलो। नमस्ते।